सबसे बड़े न्यूज सेंटर से यह है बीबीसी ग्लोबल इंडिया। नमस्कार, मैं हूं अनुराग शर्मा। दुनिया को भारत से जोड़ती कहानियों के कार्यक्रम बीबीसी ग्लोबल इंडिया के साथ हमारी नजर होती है दुनिया भर के घटनाक्रम पर और साथ में यह भी कि उसका भारत के लिए क्या मतलब है। कार्यक्रम में सबसे पहले कारों की सुरक्षा को लेकर सवाल, भारत में बनी कुछ कारें यूरोप में एक क्रैश टेस्ट में फेल। स्कॉटलैंड के एक टापू पर बाबा रामदेव का योग, शिष्य ने दिया है पतंजलि योगपीठ को दान में द्वीप। ग्लोबल इंडिया में इनके अलावा आप देखेंगे चाय और चॉकलेट के साथ फिर भारत लौटेगी ईस्ट इंडिया कंपनी। इस बार मालिक है एक भारतीय। स्वागत है आपका ग्लोबल इंडिया की ताजा कड़ी में। भारत में लोग कारें खरीदते वक्त अक्सर ये देखते हैं कि कार दिखेगी कैसी और पैसे कितने लगेंगे, लेकिन लोग अक्सर कारों की सुरक्षा को नजरअंदाज कर देते हैं। हाल ही में यूरोप में हुए क्रैश टेस्ट में भारत में बनी कुछ कारें नाकाम हो गई। ऐसे में क्या कह रही हैं कार कंपनियां और सरकार क्या कहती है? वैभव दीवान की रिपोर्ट। एक मोटरसाइकिल पर लदा पूरा परिवार। भारत में ये नज़ारा बड़ा आम है और इसलिए भी यहाँ सड़क दुर्घटनाओं में लोगों की जान जाती है। ऐसे में जब कोई मध्यवर्गीय परिवार कार खरीदता है तो इससे उसे खुशी ही नहीं मिलती, सुरक्षा और भरोसा भी मिलता है। लेकिन ऐसी उम्मीदों पर पानी तब फिर गया जब भारत में बनने वाली कई पसंदीदा गाड़ियाँ एक क्रैश टेस्ट में फेल हो गई। भारत में बनी इस बेहद लोकप्रिय सुजुकी मारुति ऑल्टो 800 गाड़ी का टेस्ट में जो हाल हुआ उससे गाड़ी के भीतर बैठे लोगों की जान तक जा सकती है या गंभीर चोट लग सकती है। कार बनाने वाली कंपनियों का कहना है कि भारतीय कार खरीदार सुरक्षा उपाय जैसे एयर बैग्स और ABS एंटी ब्रेकिंग लॉक सिस्टम के लिए ज्यादा पैसे खर्चने को तैयार नहीं होते हैं। डिपेंड तो सभी कुछ प्राइस पे करता है कि अगर आपको उस प्राइस में जितने फीचर्स मिल जाए अच्छे, अगर हमारे को इसी प्राइस में ABS या बैलून वाला वो मिल जाए तो अच्छा है, लेकिन उसके अगर रेट ज़्यादा हैं और हम उसको अफोर्ड नहीं कर सकते तो उसको कैसे ले सकते हैं। मैं चाहूंगी कि मेरी गाड़ी सेफ हो, बेशक मुझे इसके लिए 1.25 लाख ज्यादा देना हो। मैंने जो गाड़ी ली है वो सुरक्षा के मद्देनजर ही ली है। नहीं, बिल्कुल है, होना तो चाहिए, लेकिन जितने में पैसे खर्च कर रहा हूँ उतने में तो यही सब मिलेगा ना, उतने में और कोई गाड़ी आ भी नहीं रही है। एक अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता संस्था ग्लोबल न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम ने भारत में बनी कारों पर ये सुरक्षा टेस्ट यूरोप में किए, क्योंकि भारत में ऐसे टेस्ट करने की व्यवस्था नहीं है और ना ही भारत में बिकने वाली इन गाड़ियों को इनसे फिलहाल गुजरना पड़ता है। संस्था ने भारत में बनी फोक्सवैगन पोलो, फोर्ड फीगो, Hyundai i10, टाटा नैनो, मारुति सुजुकी स्विफ्ट और दात्सन गो जैसी गाड़ियों पर ये सुरक्षा टेस्ट किए। टेस्ट इनके बेसिक मॉडल पर हुए जिनमें एयर बैग नहीं होता। हालांकि ये गाड़ियां भारतीय मानकों को पूरा करती थीं, मगर संस्था ने उन्हें अपने कड़े मानकों के हिसाब से असुरक्षित पाया। फोक्सवैगन ने टेस्ट के बाद बिना एयरबैग वाले पोलो मॉडल को भारतीय बाजार से हटा लिया, मगर दूसरे कार निर्माताओं का कहना है कि तुलना सही नहीं है, क्योंकि भारत की सड़कों पर गाड़ियां यूरोप जैसी नहीं तेज भागती। जो भी लोग दोपहिए वाहन से 4 पहिए वाहन को अपनाते हैं वो शहर के बाहर ज्यादा गाड़ी को नहीं लेकर जाते। तो 64 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार जिस पर ये टेस्ट हुए हैं उनका शहर में गाड़ी चलाने वालों के लिए कोई मायने नहीं है। सड़क दुर्घटना में मरने वालों के कई कारण होते हैं, तो एयरबैग्स और ABS के होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। सड़क सुरक्षा की पैरवी करने वाले कैंपेनर्स का कहना है कि चूंकि भारत में लगातार नए हाईवेज बन रहे हैं और यहाँ गाड़ियों की रफ्तार भी बढ़ रही है, इसलिए गाड़ियों में एयरबैग्स और ABS अनिवार्य होना चाहिए। कार खरीदार कार खरीदने से पहले कई जानकारियों को जुटाते हैं। भारत में सड़क सुरक्षा बेहद जटिल विषय है। कोई भी एक कदम भारतीय सड़कों को महफूज बनाने के लिए काफी नहीं है, जहां 4 मिनटों में एक व्यक्ति दुर्घटनाग्रस्त होता है। भारत सरकार का कहना है कि वो अगले साल तक अपना पहला कार क्रैश टेस्ट सेफ्टी सेंटर लेकर आएगी और इसके लिए वो काम कर रही है। वैभव दीवान, BBC न्यूज, दिल्ली। कारों में सुरक्षा के इंतजाम और नियमों को लेकर हमने बात की IIT दिल्ली में प्रोफेसर और सड़क सुरक्षा विशेषज्ञ प्रोफेसर दिनेश मोहन से। हमने उनसे सबसे पहले पूछा कि भारत में कारों की सुरक्षा को लेकर क्या पर्याप्त कदम उठाए गए हैं। जहां तक रिपोर्ट का सवाल है, पिछले 10 साल से
ये तो कहा जा रहा है कि सरकार को ये स्टैंडर्ड बनानी चाहिए। पिछले 2 5 ईयर प्लान में भी इसकी चर्चा हुई, सुंदर कमेटी ने भी इसमें कहा कि होने चाहिए, पर अभी तक उन्होंने करा नहीं है। और सेफ गाड़ियां वहाँ बेची जा रही हैं जो सरकार ने कंपलसरी कर दी हैं। यहाँ पर अगर आप चाहें कि आपको सेफ गाड़ी मिले तो उसी मॉडल में करीब 1 लाख ज़्यादा खर्च करना पड़ता है। इसकी प्रॉब्लम हर एक देश में यही रहती है कि सब लोग सोचते हैं कि अगर लोग गाड़ियाँ ठीक से चलाएं तो एक्सीडेंट नहीं होंगे, पर ये मुमकिन नहीं है। कोई ना कोई तो गलती करता है और कई चीज़ें हो सकती हैं जिससे कि एक्सीडेंट हो। दिनेश मोहन जी, भारत में कारों की सुरक्षा को लेकर सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए? देखिए, अगर आप खराब दवाइयाँ बेचेंगे तो लोगों को कैसे पता लगेगा कि दवाई खराब है? जैसे कि ड्रग्स के लिए स्टैंडर्ड होते हैं या आपके मिनरल वाटर के लिए, बिस्लेरी के लिए, उसके लिए भी स्टैंडर्ड होते हैं जिससे खराब पानी ना मिले, उसी तरह गाड़ियों के लिए होना पड़ेगा। जो हम लोग कहते हैं कि पब्लिक की प्रॉब्लम है, उस पर हर एक बंदे के ऊपर डिपेंड नहीं करते, उसमें नियम के ऊपर डिपेंड करते हैं। जिस देशों में सेफ गाड़ियां बेची जा रही हैं, सब जगह सरकार ने इसके नियम बनाए हैं। और जहां तक कि क्रैश टेस्टिंग है, वो पिछले 30-35 साल से कंपलसरी रही है यूरोप अमेरिका में। तो इस पर चर्चा होनी चाहिए, पार्लियामेंट में चर्चा होनी चाहिए और सरकार को मजबूर करना चाहिए कि एक प्रोफेशनल एजेंसी बनाएं जिसमें कम से कम 100-150 लोग की नौकरी मिले, साइंटिस्ट हों उसमें, और जो वो पॉलिसी को एग्जामिन करते रहें, जिनको मालूम है दुनिया में क्या हो रहा है। इस वक्त सरकार के पास अपने मिनिस्ट्री में एक भी सेफ्टी प्रोफेशनल नहीं है। ग्लोबल इंडिया में आगे, लाखों की जान लेने वाले सुनामी हादसे के 10 साल कैसे बदले हैं इन 10 सालों में प्रभावित इलाके? लंदन में बीबीसी ब्रॉडकास्टिंग हाउस से आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया। मैं हूं अनुराग शर्मा। साल 2014 में कुछ घटनाएं ऐसी रहीं जो इतिहास के पन्नों पर अपनी छाप छोड़ गई। वहीं मलेशियाई विमान के गायब होने जैसे हादसे भी हुए जो शायद हमेशा के लिए राज बनकर रह जाएंगे। एक नजर ऐसी ही कुछ घटनाओं पर जो छाई रही खबरों में। साल 2014 की शुरुआत थाईलैंड में उथल-पुथल भरे राजनीतिक घटनाक्रम से हुई। प्रधानमंत्री यिंगलक चिनावाट के खिलाफ शुरू हुआ आंदोलन धीरे धीरे मजबूत होता गया। पीपल्स डेमोक्रेटिक रिफॉर्म कमेटी की अगुवाई में आयोजित सरकार विरोधी प्रदर्शनकारी यिंगलक को हटाने के साथ साथ राजनीतिक सुधारों की मांग कर रहे थे। आखिरकार अदालत के हस्तक्षेप से यिंगलक को सत्ता छोड़नी पड़ी और उसके बाद वहाँ सेना का शासन कायम हो गया। यूक्रेन और रूस के बीच क्राइमिया को लेकर शुरू हुआ विवाद अंतर्राष्ट्रीय संकट बन गया। इसके बाद क्राइमिया पर रूस ने नियंत्रण कर लिया। सारे घटनाक्रम की चिंगारी यूक्रेन के राष्ट्रपति विक्टर यानुकोविच के देश छोड़कर रूस चले जाने के बाद फूटी। उनके देश छोड़ने के बाद नई सरकार को पश्चिमी देशों ने तो मान्यता दे दी, लेकिन रूस ने इससे इनकार कर दिया था। उसके बाद पश्चिम के देशों ने रूस के खिलाफ आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए, लेकिन ये विवाद सुलझने के बजाय उलझता जा रहा है। साल की एक और बड़ी घटना रही दक्षिण अफ्रीकी एथलीट ऑस्कर पिस्टोरियस की गर्लफ्रेंड रीवा स्टीनकैम्प की हत्या का मुकदमा। इस मामले में पिस्टोरियस को ही हत्या का मुख्य अभियुक्त मानते हुए लंबी कानूनी प्रक्रिया चली। दुनिया भर के लोगों ने टीवी पर इस हत्या के मुकदमे की कार्यवाही का लाइव प्रसारण देखा। कई महीने चली सुनवाई के बाद पिस्टोरियस को गैर इरादतन हत्या का दोषी पाया गया और उन्हें 5 साल कैद की सजा सुनाई गई। इस साल कई विमान दुर्घटनाएं हुई, लेकिन सबसे रहस्यमयी विमान हादसा मलेशिया एयरलाइन के विमान MH370 के साथ हुआ। 239 यात्रियों के साथ 8 मार्च को ये विमान कुआलालंपुर से बीजिंग के लिए उड़ा और गायब हो गया। विमान की खोज के लिए किए गए अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों के बावजूद आज तक उसका कोई नामो निशान नहीं मिला है। मलेशिया एयरलाइन के लिए ये साल काफी दिक्कतों भरा रहा, क्योंकि इसके बाद उनका एक और विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। एम्स्टरडैम से कुआलालंपुर जा रहे विमान को यूक्रेन के आसमान पर मार गिराया गया। इसमें सवार सभी 298 लोग मारे गए। माना जाता है कि इस हमले के पीछे पूर्वी यूक्रेन में मौजूद रूस समर्थित अलगाववादी थे। इसी साल इस्लामिक स्टेट के चरमपंथियों ने उत्तरी इराक के कई शहरों और सीरिया के कुछ इलाकों पर कब्जा कर खिलाफत की स्थापना का ऐलान किया। पश्चिमी ताकतों की मदद से IS चरमपंथियों के खिलाफ चलाया जा रहा अभियान अभी भी जारी है। इस लड़ाई में अब तक सैकड़ों लोग मारे गए हैं, जिनमें ज्यादातर शिया और यजीदी अल्पसंख्यक हैं। इराक सरकार को अमेरिका और ब्रिटेन से मिल रही सैन्य मदद से नाराज IS लड़ाकों ने बदले की कार्रवाई के तहत कई पश्चिमी नागरिकों का सिर कलम कर दिया है। IS का संकट अब भी जारी है।
पाकिस्तान की मानवाधिकार कार्यकर्ता मलाला यूसुफजई और बच्चों का बचपन बचाने का अभियान चलाने वाले एक भारतीय कैलाश सत्यार्थी को इस साल का नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया। मलाला सबसे कम उम्र की नोबेल पुरस्कार विजेता हैं। साल 2012 में चरमपंथियों ने उन पर हमला किया था। 60 वर्षीय कैलाश सत्यार्थी ने 1980 में भारत में बचपन बचाओ आंदोलन की शुरुआत की और अब तक उन्होंने सैकड़ों बच्चों को बाल मजदूरी और शोषकों की कैद से आजाद कराया है। इस साल ने कई बड़ी हस्तियों को भी हमसे जुदा कर दिया। साल की शुरुआत में ही पूर्व इस्राएली प्रधानमंत्री एरियल शेरॉन का निधन हो गया। वो 8 साल से कोमा में थे। उनके साथ ही ब्रितानी अभिनेता रिचर्ड एटनबरो, ऑस्कर विजेता हास्य अभिनेता रॉबिन विलियम्स, दक्षिण अफ्रीकी लेखिका नदीम गॉडिमर और कोलंबियाई लेखक गैब्रियल गार्सिया मार्केज ने भी इसी साल दुनिया को अलविदा कह दिया। दस साल पहले दक्षिण पूर्व एशिया से लेकर दक्षिण अफ्रीका तक सुनामी की लहरों ने कहर बरपाया था। सुनामी की लहरें जब पीछे हटी तो पीछे छोड़ गई तबाही का मंजर। बीते 10 सालों में लोगों ने तिनका जोड़कर अपना आशियाना बनाया है। देखिए सुनामी के वक्त की तस्वीरें और उन्हीं जगहों की मौजूदा तस्वीरें। चौदह देश, 2.25 लाख से ज्यादा लोगों की मौत और लाखों बेघर। ऐसी आपदाएं बहुत कम होती हैं जो दुनिया के कई देशों को प्रभावित करे। देखिए क्या थी सुनामी के पीछे की वजह और दुनिया के देशों ने इससे निपटने के लिए क्या कदम उठाए। 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में 9.1 तीव्रता का एक बेहद शक्तिशाली भूकंप आया। सुनामी आने से पहले यह भूकंप इंडोनेशिया में तबाही मचा चुका था। लेकिन सुनामी आई कैसे? धरती की सतह अनेक प्लेटों में बटी हुई है। भारतीय प्लेट बर्मा प्लेट के नीचे है। बर्मा प्लेट अचानक फिसली। बर्मा प्लेट के फिसलने की वजह से अरबों टन समुद्री जल तेजी से ऊपर की ओर आया और उसने एक बेहद विशाल लहर का रूप ले लिया। इसकी वजह से कई सुनामियां पैदा हुई। सुनामी ने हिंद महासागर के किनारे बसे देशों में कहर बरपाया। 14 देशों में 2,28,000 लोगों की मौत हुई। इंडोनेशिया, श्रीलंका, भारत और थाईलैंड में सबसे ज्यादा लोगों की जानें गईं। सुनामी से दक्षिण पूर्व एशिया से लेकर अफ्रीका तक के देश प्रभावित हुए। सुनामी की रफ्तार 800 किलोमीटर प्रति घंटा तक थी। इसके असर की गहराई कितनी थी, ये जगह पर निर्भर था। जहां मालदीव में लहर की ऊंचाई 2 मीटर थी, वहीं इंडोनेशिया के आचे में 20 मीटर ऊंचाई तक की लहर उठी। सुनामी की वजह से $10 अरब का नुकसान आंका गया, लेकिन राहत के लिए हर ओर से हाथ बढ़े और मदद में करीब $13.5 अरब मिले। 99 देशों ने मदद की। 13 देशों ने पहले कभी किसी आपदा से निपटने के लिए दान नहीं दिया था। ग्लोबल इंडिया में आगे क्रिसमस की धूम में दूधिया और लाल रंग से नहाई लंदन की गलियां। आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया। मैं हूं अनुराग शर्मा। जिस कंपनी ने कभी भारत पर राज किया, जिसका दुनिया के कारोबार में हिस्सा 50% हुआ करता था, वो ईस्ट इंडिया कंपनी फिर भारत आ रही है। लेकिन इस बार मामला थोड़ा अलग है। इस बार कंपनी का मालिक एक भारतीय है। लंदन से वंदना की रिपोर्ट। लंदन के बीचों बीच ये है ईस्ट इंडिया कंपनी का स्टोर।
कभी ब्रिटेन की ऐतिहासिक ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरी दुनिया में दबदबा था, लेकिन अब कंपनी के मालिक हैं ब्रिटेन में रहने वाले भारतीय मूल के कारोबारी संजीव मेहता। वे इसे नए रूप में चला रहे हैं। कंपनी खरीदने को वे भावनात्मक फैसला बताते हैं। वो लॉजिकल डिसीजन नहीं था। वो पहले जब भी खरीदा तब बहुत इमोशनल डिसीजन था, बिकॉज उस टाइम कोई बिजनेस प्लान तो मेरे पास थे नहीं। इससे ही अंदाज़ा था कि अगर ये कंपनी ने हमके ऊपर राज किया तो आज वो कंपनी खरीदना चाहिए। तो पहले तो 2 साल लगा मेरे को ये कंपनी खरीदने के लिए, बिकॉज करीब 40 इंडिविजुअल इंग्लिश शेयर होल्डर्स ओन कर रहे थे कंपनी को। हर एक को पकड़ पकड़ के उसके शेयर मैंने खरीदे। इतिहास की बात करें तो सन 1600 में व्यापार के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रितानी राजशाही से शाही ग्रांट मिली। इसके कोई 3000 शेयर होल्डर थे। 1608 के आसपास कंपनी का जहाज भारत पहुंचा। 17वीं सदी के अंत तक कंपनी ने भारत के कारोबार में अपना वर्चस्व कायम कर लिया और राजनीतिक नियंत्रण भी। 1857 के विद्रोह के बाद भारत के कामकाज की कमान ब्रितानी राजशाही ने अपने हाथ में ले ली। आज ये कंपनी अपने नए रूप में मध्य पूर्व और यूरोप में पांव पसार रही है। चाय, चॉकलेट, लग्जरी प्रोडक्ट्स, गहनों, रियल एस्टेट में कारोबार फैला हुआ है। अपने मूल देश भारत को लेकर संजीव मेहता की कई योजनाएं हैं। हिंदुस्तान में हमने सोचा है कि फर्स्ट एंट्री बम्बई में करें, बिकॉज पहली एंट्री हिंदुस्तान की बम्बई में थी ईस्ट इंडिया कंपनी की 1663 में, जब बॉम्बे सिटी ईस्ट इंडिया कंपनी को 10 पाउंड पर ईयर के हिसाब से लीज मिली थी। चार्ल्स II जब किंग था इंग्लैंड का, था हमने एक छोटा सा टी रूम और म्यूजियम ईस्ट इंडिया कंपनी का खोलने का सोचा है। लंदन में रहने वाले संजीव मेहता ने ईस्ट इंडिया कंपनी से जुड़े कई पुराने दस्तावेज भी खरीदे हैं। भारत के इतिहास की बात करें तो ईस्ट इंडिया कंपनी का इतिहास काफी विवादित रहा है, लेकिन अब संजीव मेहता का इरादा इसे एक ऐसी कंपनी में तब्दील करने का है जो ग्लोबल तो हो लेकिन भारतीय भी। वंदना, BBC, लंदन। भारत में लाखों शिष्यों को योग सिखाने का दावा करने वाले योग गुरु रामदेव का ट्रस्ट ब्रिटेन में भी लोगों को योग सिखा रहा है। उनके एक शिष्य ने कुछ साल पहले स्कॉटलैंड का एक द्वीप खरीदकर उनकी संस्था को दान कर दिया था। हालांकि इस द्वीप की खरीद में बाबा रामदेव की भूमिका पर भारतीय जांच एजेंसियों की नजर भी रही है। हमारे सहयोगी अमरीश द्विवेदी इस द्वीप पर चल रहे योग पर्यटन का जायजा लेने पहुंचे। यह है स्कॉटलैंड के लाक शहर से जुड़ा फेयरली पोर्ट बंदरगाह, जहां से शुरू होता है योग गुरु स्वामी रामदेव के लिटिल कमरी आइलैंड का सफर। जीवन की भागदौड़ से समय निकालकर ये लोग रामदेव आश्रम की ओर रवाना हो रहे हैं। करीब आधे घंटे के समुद्री सफर के बाद नजर आता है लिटिल कमरी आइलैंड, जहां चारों तरफ हरियाली है, प्राकृतिक सौंदर्य है और उसी के बीच स्कॉटिश झंडे के साथ लहरा रहा है भारतीय तिरंगा भी। मुझे बहुत 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 अच्छा लगता है, यहाँ के शांति मिले। शांति और योग की तलाश में आए लोग सबसे पहले यहाँ जलपान करते हुए एक दूसरे को अपना परिचय देते हैं और योग की ओर आकर्षित होने का कारण बताते हैं। और फिर शुरू होता है कमरी आइलैंड के करीब 500 साल पुराने किले का सफर। किले के ऊपर पहुंचकर लोग वहां से नजर आते सौंदर्य को अपने कैमरे में कैद करते हैं और फिर लगती है योग की शुरुआती क्लास। योग के बाद उन्हें किले के इतिहास और भूगोल के बारे में बताया जाता है। किले से लौटकर थोड़े आराम के बाद हवेली के लॉन में ही दरी बिछा दी जाती है और देर तक योग के विविध आसन और प्राणायाम के बारे में बताया जाता है। योगा टेक्निक बहुत पहले भी कई बार सीखी हैं, लेकिन कभी उसको प्रैक्टिस में नहीं लेके आए भाई। यहाँ पे क्योंकि कंसंट्रेट किया, एकदम से अलग हो गए वर्ल्ड से, तो उसके कारण क्या हुआ कि वो एकदम से जैसे ब्लड में आ गया सब चीज़ें, और सुबह शाम का वो जो रूटीन था वो स्टार्टअप हो गया। ब्रिटेन के अलग अलग शहरों से आए लोग आइलैंड की स्वस्थ आबो हवा में योग का अभ्यास कर बेहद खुश हैं और अब तैयारी है अगले दिन सुबह की। सवेरा होने पर उन्हें द्वीप पर ही थोड़ी दूर बने एक शेड में ले जाया जाता है, जहां 2 घंटे तक लगातार ये लोग योग के कुछ नए आसनों का अभ्यास करते हैं। ऐसे आसन जिनकी मदद से जीवन शैली से जुड़ी तमाम बीमारियों को दूर भगाने का दावा किया जाता है और साथ में बजता रहता है स्वामी रामदेव की आवाज में गाया भक्ति संगीत। We want to make this center
भारत से बाहर रहने वाले भारतीय ब्रिटेन में लंदन टावर, संसद और दूसरी जगहों को देखने आते हैं। हम चाहते हैं कि उनकी योजना में ये भी एक जगह हो जहां आकर वो गर्व महसूस करें। भारत से बाहर भारत का एहसास। हम इसे नेचुरोपैथी सेंटर बनाना चाहते हैं। रामदेव का लिटिल कमरी द्वीप 773 एकड़ में फैला है। यहाँ एक बड़ी हवेली और 3 कॉटेज के अलावा पूरा द्वीप पेड़ पौधों से हरा भरा है। द्वीप के ऊपर एक झील भी है जहाँ तरह तरह के पक्षियों का बसेरा है। यहाँ आए योग सैलानियों को आइलैंड की झलक दिखाने के लिए लंबे वॉक पर ले जाया जाता है, जहाँ ऊंचाई पर पहुंचकर ये द्वीप के प्राकृतिक वातावरण का आनंद उठाने के साथ नीचे का सुंदर नजारा भी देख पाते हैं। दौड़ भाग की जिंदगी से राहत पाने और शांति और योग की तलाश में जो लोग यहाँ आए थे, उनमें से ज्यादातर लोग बेहद खुश नजर आए। लेकिन कुछ लोगों का ये भी कहना था कि जो उम्मीदें लेकर वो यहाँ आए थे, उन उम्मीदों पर यहाँ की सुविधाएं खरी नहीं उतरी। अमरीश द्विवेदी, BBC, लिटिल कमरी आइलैंड, स्कॉटलैंड। पूरे यूरोप में क्रिसमस से लेकर नए साल तक जश्न का माहौल रहेगा। सड़कों पर सजावट की गई है और लोग भी बेहद खुश हैं। देखिए क्रिसमस और नए साल के स्वागत में कैसे जगमगा रहा है लंदन। रोशनी की जगमग से सराबोर लंदन। फिलहाल लंदन स्थित BBC ब्रॉडकास्टिंग हाउस से अनुराग शर्मा को अनुमति दीजिए। नमस्कार।